और हमारे साथ आज ताहिर भाषा जी मौजूद हैं, CIO इन्वेस्को म्यूचुअल फंड्स के। ताहिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। लंबे ज़माने बाद आज आपसे बात हो रही है। काफ़ी मशरूफ़ रहते हैं आप, लेकिन ये वक्त बात करने का बहुत अच्छा है ना। वॉर शायद मोर और लेस थम गई है, या फिर प्राइस में जो उसका नेगेटिव पूरा का पूरा था वो शायद आ चुका है। दो प्रोस्पेक्टिव से इस चीज़ को देखते हैं। क्रूड अब 96 की ट्रैजेक्टरी में है, वॉर के बावजूद इतनी सब्सटेंशियल कूलिंग ऑफ नहीं है, और आपका अर्निंग सीजन स्टार्ट इस नोट पे हो रहा है कि TCS के नंबर्स को लेकर बाजार डिसअपॉइंटेड है। अब ये 3 ग्राउंड्स के ऊपर आप यहां से बाजार की आगे की दिशा देखते क्या हैं ताहिर जी? तो हमें पता है कि मतलब जो वॉर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स के लिए हुआ है वो एनर्जी के फॉर्म में हुआ है, और एनर्जी कॉस्ट जिसके बढ़ने की अपेक्षा है, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच इज देयर इन द माइंड ऑफ द मार्केट। लेकिन आई थिंक ये भी है कि वाइल ब्रेंट और क्रूड और जो एनर्जी का डिसरप्शन है वो शायद थोड़ा लंबा चल सकता है। वॉर के खत्म होने के बाद भी इट विल टेक टाइम बिफोर वो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो एक तरीके से आई थिंक मार्केट में जो स्ट्रीट की जो एस्टिमेट्स अभी धीरे धीरे करके बिल्ड हो रही है, वो इस बात से बिल्ड हो रही है कि एनर्जी कॉस्ट जो है आगे जाके थोड़े एलिवेटेड रहेंगे इवन आफ्टर द वॉर इज कंप्लीटेड। तो वो एनालिस्ट के एस्टिमेट्स में मोर लेस मार्केट की मेंटल मेकअप में वो बिल्डअप होते जा रहा है मेरे हिसाब से। और उसके कारण जो अर्निंग्स की प्रक्रिया हम शायद वॉर के पहले जो FY 27 के लिए या कैलेंडर ईयर 26 के लिए जो एक्सपेक्ट की गई थी कि इट शुड बी इन द विसिनिटी ऑफ अराउंड 15% ग्रोथ, वो अब ऑलरेडी कुछ पॉकेट्स ऑफ द मार्केट में वो 2-3% से कट गई है, एंड इट इज प्रॉब्ली मोर इन द विसिनिटी ऑफ अराउंड 12% एज वी स्पीक। एंड जो 2-3% का वो जो इम्पैक्ट है वो लार्जली ये इस तरीके से है कि एनर्जी कॉस्ट, मान लो कि अगर क्रूड वॉर के पहले अगर वो 65 और 75 के बैंड में चल रहा था, तो आई थिंक इट इज क्वाइट लॉजिकल टू अज्यूम कि आगे जाके वॉर कंप्लीट होने के बाद भी वो शायद वो 80 से 95 के बैंड में चलेगा। तो क्लियरली देयर विल बी एन एलिवेशन और डिसरप्शन भी होगा। um, लेकिन कुछ हद तक वो ऑब्वियसली मार्केट ने फैक्टर किया है, इसलिए हमारा मार्केट हैज अंडर परफॉर्म्ड एंड हैज फॉलन इन द लास्ट सम टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर। तो आई थिंक वो एनालिस्ट एस्टिमेट में ऑलरेडी बेक्ड इन है। इमीडिएटली ये क्वार्टर के बारे में बात करें तो जैसे आपने बताया, मतलब TCS के नंबर्स एक शुरुआत है। आई थिंक अर्निंग्स पे कोई बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंटमेंट मुझे मेरे हिसाब से तो नहीं नजर आया है, स्पेशली वर्सेस एस्टिमेट। लेकिन IT पैक आज शायद वापस वो जो AI का जो मसला है उसे लेके चिंतित है। सो दैट इज समथिंग विच विल कीप कमिंग ऑन एंड ऑफ। लेकिन एक वैल्यू जोन में मुझे लगता है कि IT सेक्टर एज ऑफ नाउ हम उसे एक वैल्यू की प्रोपोजिशन के हिसाब से देखते हैं। ओवरऑल अर्निंग्स की अगर बात करें तो मार्च क्वार्टर अब भी मतलब जो हमें मार्च का जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिखाई देगा इन डिमांड, उसके बावजूद आई थिंक मार्च क्वार्टर की अर्निंग्स की अपेक्षा ये है कि इट विल बी strong double-digit growth, not as strong as maybe जो हमने दिसंबर क्वार्टर में देखा, but clearly reasonably good early double-digit growth माना जा सकता है, despite the मार्च क्वार्टर का जो हमने खिंचाव देखा है। और साथ ही साथ अगर कुछ नियर टर्म इंडिकेटर्स देखे, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखे, ऑटोमोबाइल सेल्स, क्रेडिट ग्रोथ, वो अभी कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं बना है। तो आई थिंक ओवरऑल पिक्चर स्टिल लुक्स क्वाइट ओके। हमें हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रीजनेबल हो गया है एट एन एग्रीगेट लेवल, स्पेशली कंपेयर टू लेट्स से दिसंबर 25। ओके ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। काफ़ी आपने डिटेल्ड आंसर दी है सर, लेकिन IT पर सवाल था मेरा। आपने कह दिया कि अभी AI की दिक्कत रहेगी फ़िलहाल और वैल्यूएशन ठीक ठाक हो गए हैं, लेकिन जो रेट सेंसिटिव स्पेसेस हैं जैसे कि ऑटोज़ हो गए, हालांकि टू व्हीलर का जिक्र किया सर आपने, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में मैं आपसे आंसर चाहूँगी। जैसे कि ऑटोज़ हो गए और रियल्टी पैक हो गया, यहाँ पर आपका नज़रिया क्या बन रहा है अब? तो क्लियरली जो दोनों तीनों सेक्टर्स आपने हाईलाइट किए, मतलब एक तो क्लियरली ऑटोज है, रियल एस्टेट, और तीसरा ये भी है कि बैंकिंग। ये तीनों सेक्टर्स में हमारा पोजीशनिंग मतलब पॉजिटिव रहा है। एंड आई थिंक ये ऐसे सेंसिटिव सेक्टर्स रहे हैं जो
they have been at the center of the whole conflict. जो conflict का जो मेन मुद्दा था was basically energy crisis, और ये सब जो सेक्टर्स है वो directly या indirectly to some extent they are affected by by whatever is going on. So I think chances of all these sectors coming back, especially मतलब अगर हम वॉर में रुकावट देखते हैं या पॉज देखते हैं या एक सोल्यूशन देखते हैं, तो आई थिंक क्लियरली ये जो हाई बीटा सेक्टर्स है या जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है उनका उनमें डेफिनेटली रिलीफ आ सकता है। वैसे भी इवन बिफोर द वॉर मतलब ये 2-3 सेक्टर्स ऐसे थे जो ऑलरेडी करेक्ट हो चुके थे, पर्टिकुलरली रियल एस्टेट। तो आई थिंक वहां पे तो वैसे भी एक अपॉर्चुनिटी बनती जा रही थी, क्योंकि हमारे हिसाब से आई थिंक रियल एस्टेट साइकिल स्टिल fairly strong. Banking also एक positive stance ही रहा है, और in this kind of situation वापस एक बार मौका मिल रहा है तो in order to be able to kind of buy these names, particularly lenders, क्योंकि आगे जाके मतलब we are more or less at the end of the interest rate cut cycle. जैसे जैसे रेट्स बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि मतलब बैंकिंग सेक्टर को फायदा होना चाहिए। एंड ऑटोज में वैसे भी मतलब ऑनगोइंग स्ट्रेंथ हमें दिखी है ड्यूरिंग द वॉर एंड इवन बिफोर द वॉर एंड परहैप्स इवन आफ्टर द वॉर। मतलब मार्च के भी अगर हमने नंबर्स देखे ऑटोज के तो देयर इज फेयर बिट ऑफ रेजिलियंस। तो तीनों ऐसे सेक्टर्स है जहां पे मतलब एक पॉजिटिव रुख हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके अच्छा ताहिर जी, बैंक्स में और एनबीएफसीज में अपने आप को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें इस वक्त? अब बैंक्स में भी धड़े हैं, लार्ज कैप बैंक्स, मिड कैप बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। एनबीएफसीज ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया, वेदर इट्स कोल फाइनेंस कंपनीज या फिर कन्वेंशनल जो आपकी एनबीएफसीज हैं। आप लुक एट श्रीराम फाइनेंस। अभी आप कितना डिप्लॉयमेंट बैंक्स और एनबीएफसीज की तरफ करेंगे, और उसमें भी थोड़ा सा बाइफरकेट करके समझा सकें किस पे थोड़ा ओवरवेट होना चाहिए इस वक्त? देखिए गुरु जी, एट दिस स्टेज मतलब मैं कहूंगा कि मतलब देयर इज नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसीज एंड बैंक्स इन टर्म्स ऑफ आवर चॉइसेस। एक समय था मे बी 6 months बैक वेयर जहाँ पे मतलब एनबीएफसीज वर मोर प्रेफर्ड कंपेयर टू लेट्स से इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या इवन द मिड साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। लेकिन अब वो शायद वो ट्रेड मेरे हिसाब से मतलब दैट इज ऑलरेडी प्लेड आउट। एनबीएफसी वैल्यूएशंस हैव आल्सो मूव्ड अप। नॉट दैट वी हम एनबीएफसीज हमारे पास मतलब भी अच्छी खासी पोजीशनिंग है, बट बिटवीन द टू ऑफ देम बहुत ज्यादा भी डिफरेंशियल मैं कहूँगा नहीं रह गया है। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में शायद फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट अगर देखें तो थोड़े वहाँ पे चीपनेस या वैल्यू मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, शक्यता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप मुझे सिलेक्ट करने के लिए मजबूर करेंगे तो मैं कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज समथिंग दैट वी शुड प्रॉब्ली be a little more, slightly more overweight on, या उसको ज्यादा हम पॉजिटिवली देखेंगे एट दिस स्टेज। लेकिन फ्रॉम अ ग्रोथ स्टैंड पॉइंट एनबीएफसी में भी मतलब हमें दिक्कत नजर नहीं आ रही है, बल्कि एक रिकवरी थोड़ी बहुत जो वहां पे भी मतलब क्योंकि एनबीएफसी ज्यादा करके मतलब ऑटोज या ऐसे सेक्टर्स में मौजूद होते हैं, तो आई थिंक वहां पे भी मतलब थोड़ी बहुत डिमांड की सस्पेशन आई है, स्पेशली वॉर को लेकर और एनर्जी कॉस्ट को लेकर। लेकिन आई थिंक और उस संदर्भ में जो हमने थोड़ा बहुत हल्का सा करेक्शन एनबीएफसीज में भी देखा है, आई थिंक एनबीएफसीज आल्सो आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू वंस अगेन। बट रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस के फॉर्म में अगर देखें तो मतलब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, गॉट इट सर, नोटेड। अच्छा सर, कुछ सवाल मेरे लोकप्रिय ऐप्स पर हैं। ये लोकप्रिय ऐप्स तो हैं, लेकिन क्या ये लोकप्रिय स्टॉक्स हैं? इंटरनेट कंपनीज में पूछ रही हूँ, स्विगी, इटर्नल, नायका, ये सारे स्टॉक्स इस पूरे स्पेस पर आपका नजरिया क्या है? क्या इस हाल के गिरावट के बाद आपने एक्सपोजर बढ़ाया, आपके पोर्टफोलियो में है क्या? नहीं, हाँ, तो श्रेया हमारे पास काफी एक्सपोजर अलग अलग कंपनीज में, फाइनेंशियल्स में है, मतलब कंज्यूमर टेक है, कंज्यूमर फिनटेक है, और कुछ रिटेल ओरिएंटेड कंपनीज भी है। तो काफी एक अच्छा मिक्स है। प्लेटफॉर्म कंपनीज हमने जनरली एक पॉजिटिव स्टांस रहा है हमारा थ्रू आउट, स्पेशली जो फ्रेंचाइजेस ऐसी है जो जिनके पास स्केल है, साइज है, मार्केट शेयर का एडवांटेज है, और शायद कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी को वो हैंडल कर सकते हैं। ऐसे वाले कुछ फ्रेंचाइजेज है जिसे हम प्रेफर करते हैं। आई थिंक ये माहौल में मतलब अगर हम देखें तो एक्चुअली
बहुत सारे जो ये प्लेटफॉर्म कंपनीज है वो एक तरीके से सोचे, स्पेशली लंबा सोचे, अगर 3 साल 2-3 साल का व्यू ले, तो शायद ये बहुत सारी जो करंट कंसर्न्स है मार्केट के बारे में, या कुछ जो इश्यूज है, आई थिंक उससे वो बरी है। मतलब ये दे आर नॉट एग्जैक्टली अफेक्टेड बाय, एक्सेप्ट फॉर डिमांड। मान लो अगर डिमांड डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है तो बात अलग है, बट अदरवाइज इमीडिएटली इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट वगैरह के इम्प्लीकेशंस उनमें से बहुत ज्यादा है नहीं। और ये प्लेटफॉर्म सब स्केलेबल होते हैं, इनके एडॉप्शन बल्कि इन टफ सिचुएशंस, अगर इकोनॉमी टफ सिचुएशन से जाती है, तो आई थिंक फ्रॉम अ कन्वीनियंस स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम एडवांटेज स्टैंड पॉइंट, आई थिंक ये प्लेटफॉर्म्स और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके लिए स्केलेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, इन स्पेशली इन टफ सिचुएशंस। तो आई थिंक इनको और ज्यादा पॉजिटिवली मेरे हिसाब से देखना चाहिए, एंड स्पेशली उनमें भी हमने काफी अच्छे करेक्शंस देखे हैं इन सेवरल केसेस। तो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली यहाँ पे बनती जा रही है। राइट, तो ये चर्चा हो गई सारे स्टॉक्स पर, स्पेसिस पर और ओवरऑल मार्केट पर। बहुत शुक्रिया ताहिर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।